त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने त्रिकोणमिति वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन क्या होता है और मेंसुरेशन में क्या क्या आते हैं और इनके अलग अलग फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। मेंसुरेशन का मतलब है जैसे कोई खेत है, खेत का जो लंबाई और चौड़ाई है उसको कैसे नापते हैं और आयतन कैसे नापते हैं। इस प्रकार फर्स्ट है हमारे पास क्षेत्रमिति। कितने प्रकार की होती है क्षेत्रमिति? 2 प्रकार की। एक तो होती है 2D और एक होती है 3D। 2D मतलब 2 डायमेंशन और 3D मतलब 3 डायमेंशन। 2D में कौन कौन से आते हैं और 3D में कौन कौन से आते हैं? 2D में आएंगे त्रिभुज, चतुर्भुज और चतुर्भुज के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे ट्रायंगल, ट्रायंगल को बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज किसे बोलेंगे हम? 3 भुजाओं से बंद आकृति को बोलते हैं हम त्रिभुज। इसी प्रकार क्वाड्रिलेटरल और इसी में आता है ये होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज में आता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बोले तो आयत और स्क्वायर, स्क्वायर बोले तो वर्ग। ऐसे रोम्बस, ट्रेपेजियम, सर्कल, सर्कल बोले तो वृत्त, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त और सेक्टर, त्रिज्यखंड। इस प्रकार से हम 2D में पढ़ेंगे ये वाले। और 3D में, 3D में क्या क्या आता है? जैसे गोला, बेलन, घनाभ, घन। इस प्रकार के जो आएंगे वो किस में आएंगे? 3D में। और 2D, 2D का मतलब और 3D का मतलब क्या होता है? जैसे 2D में तो हम किस किस को लेते हैं? लंबाई और चौड़ाई को। और 3D में हम किस किस को लेंगे? लंबाई भी और चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। जैसे एग्जाम्पल देखे तो खेत, खेत में हम क्या क्या लेते हैं? लंबाई और चौड़ाई। खेत में क्या क्या लेंगे हम? लंबाई और चौड़ाई। इसी प्रकार जैसे रूम है, रूम में क्या क्या होती है? लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और हाइट भी होती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? 3D का। यहाँ क्यूबॉइड क्या है? घनाभ। क्यूब क्या हो जाएगा इसमें? घन। राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा? लंबवर्तीय बेलन। और ये हो जाएगा राइट सर्कुलर कोन, ये हो जाएगा लंबवर्तीय शंकु। ऐसे स्फेयर हो जाएगा, ये होता है गोला, ये अर्धगोला। इसमें पढ़ेंगे हम प्रिज्म, पिरामिड। फर्स्ट पढ़ेंगे हम ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम बोलते हैं ट्रायंगल। जैसे एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई। इसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। इसको नाम देते हैं हम A, B और C। इसमें क्या होता है? इसकी अलग अलग कंडीशन होती है। जैसे फर्स्ट है A और B प्लस BC। इसमें क्या होना चाहिए? 2 भुजाओं का जो योग होगा तीसरी भुजा से बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें ट्रायंगल कहलाएगा। तो यहाँ आ जाएगा AC। अगर इसी प्रकार हम देखें BC प्लस AC, BC प्लस AC किससे होना चाहिए? तीसरी भुजा से बड़ा, तो यहाँ आ जाएगा AB। अब ऐसे देखिए, अब कौन कौन सा रह गया? एक तो रह गया AB और एक रह गया AC। तो यहाँ लिख सकते हैं हम AB प्लस AC। इसका मान बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से, तो यहाँ लिखेंगे हम तीसरी भुजा कौन सी रह गई इसमें? BC। एक तो ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए और दूसरी कंडीशन रहती है इसमें AB माइनस BC। जब माइनस आता है बीच में तब क्या होना चाहिए? ये जो तीसरी भुजा है उसका मान बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ तीसरी भुजा कौन सी है? AC। तो इसका मान क्या आना चाहिए? बड़ा, तब तो वो क्या कहलाएगा? त्रिभुज। इसी प्रकार हम AB और BC को ले लिए, अब किसका आएगा? BC माइनस AC। तो यहाँ लिख सकते हैं हम BC माइनस AC लेस देन क्या होना चाहिए? इसमें तीसरी भुजा BC माइनस AC आ गई, तो तीसरी कौन सी बची? AB। इसी प्रकार हम AC माइनस AB को लिख सकते हैं AC माइनस AB। यहाँ आ जाएगा BC।
क्या होना चाहिए त्रिभुज होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसमें दो भुजाओं का जो योग होगा वो तीसरी भुजा से बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार इसमें भी ऐसा हो जाएगा, BC प्लस AC बढ़ाना चाहिए इसका मान किससे, AB के, तब तो वो क्या कहलाएगा, त्रिभुज। इसी प्रकार अगर दूसरी कंडीशन देखें तो इसमें क्या होना चाहिए, जो दो भुजाएं हैं दो भुजाओं का अंतर कम होना चाहिए तीसरी भुजा से, तब तो वो क्या कहलाएगा, त्रिभुज। अब देखते हैं त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से है। एक तो है इसमें भुजाओं के आधार पर और दूसरा है कोण के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर कौन कौन से होते हैं त्रिभुज, और कोण के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। इसमें फर्स्ट है कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर जो त्रिभुज का वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से, तीन प्रकार से। एक तो है समकोण त्रिभुज, एक है न्यून कोण त्रिभुज, एक है अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल, और न्यून कोण बोले तो यहाँ हो जाएगा एक्यूट ट्रायंगल, और अधिक कोण बोले तो इसमें हो जाएगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, इनको एक एक करके समझेंगे। इसी प्रकार है सेकंड, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। इसमें भी तीन होते हैं, एक तो होता है समबाहु त्रिभुज, सेकंड होता है विषमबाहु त्रिभुज, और एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखते हैं हमें फर्स्ट कौन सा देखेंगे, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। एक्यूट एंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा उसको क्या बोलेंगे हम, न्यून कोण त्रिभुज। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इसको न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण में जो ट्रायंगल बनाएंगे उसमें क्या होना चाहिए, जो ये अंदर का मान है ये टोटल कितना होता है, एक त्रिभुज की जो तीनों भुजाओं का योग होता है, जैसे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इनका मान टोटल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। मतलब जो यहाँ पर कोण का मान आएगा वो टोटल कितना होना चाहिए, तीनों को मिलाकर 180 डिग्री। लेकिन न्यून कोण के लिए क्या शर्त है या क्या कंडीशन है कि इसमें जितने भी कोण है तीनों कोणों का मान क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तब तो वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण। जैसे इसमें है ये इसका जो मान है, इसका जो कोण है वो कितना है, 75 डिग्री, मतलब ये किससे कम है, 90 डिग्री से कम है। और यहाँ पर कितना है, 62 डिग्री, तो ये भी किससे कम है, 90 डिग्री से। और ये भी कितना है, 43, तो ये भी किससे कम है, 90 डिग्री से। लेकिन जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो इनका टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। जैसे इसको जोड़ते 2 और 5 7 7 और 3, तो यहाँ हो गया 0, और 4 और 7 कितना होता है, 11 11 और 6 हो जाएगा 17 17 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 18। मतलब तीनों का जो मान है वो कितना है, 180 डिग्री। ये तो है फर्स्ट। अब है सेकंड क्या होना चाहिए इसमें, जैसे लेते 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, ये क्या है, भुजाओं का मान। इसमें क्या होगा, जो छोटी वाली दो भुजाएं हैं उनका वर्ग, छोटी वाली दो भुजाओं का वर्ग का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, तब तो वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण। तो यहाँ कर सकते हैं हम, इसका होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, ग्रेटर देन इसका कितना होता है स्क्वायर, 10 का 100। तो इसमें जब इन दोनों को जोड़ेंगे तब इन दोनों का मान इससे ज़्यादा होगा, तब तो वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण। जैसे इसको जोड़ते कितना हो जाएगा, 5 8 और 6 14, तो यहाँ इसका मान क्या आ रहा है, इससे ज़्यादा, मतलब ये क्या कहलाएगा, इसमें न्यून कोण। ये तो हो गया न्यून कोण कंप्लीट। अब देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, जो एक कोण है वो 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री से ज्यादा है इसका मान, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण त्रिभुज। इन दोनों का मान यहाँ
जो मान मतलब टोटल इसमें कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, जैसे 150, 140, तब तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण। अब इसमें मानते ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसमें क्या होता है, जैसे न्यून कोण में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा आ रहा था, वैसे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का मान कम आना चाहिए। किससे, जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा जैसे है इसमें इनका मान कम आना चाहिए, किससे, बड़ी वाली भुजा से। तो यहाँ कर सकते हैं हम सी स्क्वायर। ये तो हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज। मतलब जो इसमें एक कोण रहेगा वो कितने डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का। जो ये एक कोण रहना चाहिए इसमें वो कितने डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का। लेकिन टोटल कितना होता है, टोटल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ आ जाएगा 90। इनके बाद यहाँ पर जो ये दो कोण बचे, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ हम रख सकते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री रख सकते हैं। ऐसे ही 45 डिग्री यहाँ और 45 डिग्री यहाँ रख सकते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ भी मान आ सकता है, लेकिन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तब तो वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल। जब दो कोण, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण है, इन दोनों का मान 90 डिग्री आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, कोटि पूरक कोण। जैसे इसमें देख सकते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये एक दूसरे के क्या है, समीपवर्ती कोण। जब समीपवर्ती कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम बोलते हैं कोटि पूरक कोण, या बोलते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट्री कोण। इसी प्रकार यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे यहाँ पर इसका मान है 70 डिग्री और यहाँ पर है 110 डिग्री, तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है, 180 डिग्री। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इसको समपूरक कोण। अब इसमें राइट एंगल में देखें तो इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ मान लेते हैं ए, बी और सी। जैसे उसमें हो रहा था कि दो भुजाओं का योग करके तीसरी भुजा से छोटा या बड़ा होना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो दो भुजाओं का वर्गों का योग है वो किसके बराबर होना चाहिए, तीसरी भुजा के बराबर। तब वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल। जैसे यहाँ लिखते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, तीसरी भुजा के। तब तो वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल। राइट एंगल में हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। इसमें क्या होगा, जब पाइथागोरस प्रमेय किस में लगती है, समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। एक कोण कितने डिग्री का होगा, इसमें 90 डिग्री का। इसमें अगर थीटा यहाँ बना रहे तो इसके जो सामने वाली भुजा होगी उसको बोलेंगे हम लंब, परपेंडिकुलर। और ये वाली भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको बोलेंगे हम कर्ण। ये होता है हाइपोटेनस। यहाँ पर जो ये वाली भुजा रहेगी, कोण के जो साथ में वाली भुजा है उसको बोलते हैं हम बेस। बेस बोले तो यहाँ हो जाएगा आधार। इसमें जो कर्ण रहेगा उसकी जो भुजा है, भुजा कौन सी कहलाती है, कर्ण वाली, लंबी वाली भुजा। जो लंबी वाली भुजा रहेगी वो हमेशा कर्ण रहेगी। जो आधार और लंब है वो क्या नहीं रहते, फिक्स। मतलब जहाँ पर थीटा होगा उसके साथ में क्या रहेगा, आधार। जैसे यहाँ थीटा मानते हैं तो आधार कहाँ हो जाएगा, यहाँ माने हम थीटा, तो ये हो जाएगा इसमें आधार और ये हो जाएगा इसमें लंब। मतलब थीटा के सामने वाली जो भुजा रहेगी वो क्या रहेगी, इसमें लंब। और इसी प्रकार यहाँ पर ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, और ये हो जाएगा इसमें कर्ण।
तो बड़ी वाली भुजा कर्ण कहलाएगी और थीटा के साथ वाली भुजा आधार कहलाएगी और थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। और पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगेगी? जहाँ पर दो भुजाओं का मान दे रखा होगा और तीसरी भुजा का मान हमें निकालना होगा। जैसे यहाँ लेते 5 12, दो भुजाओं का मान दे रखा है हमें 5 और 12, तो यहाँ हम रखेंगे 5 और 12, इसको माने हम लंब और इसको माने हम आधार। हमें निकालना है तीसरी भुजा का मान, तो क्या करेंगे हम? यहाँ होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कौन सी वाली भुजा होती है? बड़ी वाली भुजा। यहाँ मान लेते हैं हम ABC, तो यहाँ क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है इसमें? 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होगा? 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ से निकाल रहे हैं हम AC का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 169। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 169। तो यहाँ से AC का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 13। मतलब जब दो भुजा दे रखी होगी तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। वहाँ किसका यूज करेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय का। अब देखते हैं हम कुछ ट्रिपलेट क्या क्या होती है। जैसे हमें दो भुजा दे रखी होगी 3 4, तो हम तीसरी भुजा का मान क्या रखेंगे? वहाँ पर 5। इसी प्रकार 5 और 12 दे रखी होगी तो हम क्या रख सकते हैं वहाँ पर? तीसरी भुजा 13, जिससे क्या होगा? क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। हमें पता होगा जैसे 3 और 4, तो तीसरी भुजा क्या होनी चाहिए? 5। अगर दे रखा हो हमें 3 और 5, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी इसमें? 4। बड़ी वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी 7 24 25, इसी प्रकार 29 40 और 41 20 21 और 29। इस प्रकार से हम इस ट्रिपलेट याद कर सकते हैं। अगर इसका 2 गुना भी आ जाएगा तो क्या करेंगे हम? जैसे 3 का दुगना कितना होगा? 6, 4 का दुगना 8, ऐसे 5 का दुगना 10। तो इसमें क्या होगा? 2 को बाहर निकाल लेंगे और इनको ले लेंगे। जैसे 3 4 5, तो 3 का दुगना 6, 4 का दुगना 8 और 5 का दुगना 10। ये हो गए ट्रिपलेट कंप्लीट। अब देखते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है या एरिया होगा वो कितना होगा? यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। जैसे इसमें लेते हैं माप। अब यहाँ से देखें तो आधार का मान क्या होगा और ऊंचाई का मान क्या होना चाहिए? तो यहाँ हो जाएगा आधार का मान 5 और जो ऊंचाई लेंगे वो कितनी लेंगे हम? 12। तो यहाँ रख सकते हैं हम इसको 1/2 इंटू 5 इंटू 12। यहाँ से मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 6 पंजे 30। तो यहाँ से जो राइट एंगल, इस वाले राइट एंगल का मान कितना आ गया हमारे पास? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका देखिए परिमाप, तो यहाँ क्या हो जाएगा? परिमाप 3a, क्योंकि कितनी रहती है इसमें भुजा? 3। परिमाप कैसे निकालते? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन सबको क्या करना है हमें? प्लस। अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब जो त्रिभुज है उसके अंदर वृत्त बनाएंगे उसकी त्रिज्या क्या होनी चाहिए? तो यहाँ हो जाएगा इसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइट या हाइपोटेनस। इसमें किसका भाग देंगे हम? 2 का। तो यहाँ से क्या निकल जाएगी हमारे पास? अंतःवृत्त की त्रिज्या। इसी प्रकार बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो क्या करेंगे हम? बाह्य
वृत्त की त्रिज्या। जब कर्ण या हाइपोटेनस में 2 का भाग देंगे तब हमारे पास क्या निकल जाएगी, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। जैसे बाह्य वृत्त मतलब जो त्रिभुज है उसके बाहर क्या बनना चाहिए, वृत्त, तब वो क्या कहलाएगी, बाह्य वृत्त। तो यहाँ कर सकते हैं हम h/2। आज हमने पढ़ा है कि क्षेत्रमिति में जो क्षेत्रमिति होती है वो कितने प्रकार की होती है और ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं और उनमें किस प्रकार से वर्गीकरण होता है और उनको अलग अलग कैसे समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी का जो नेक्स्ट टाइप है विषमबाहु त्रिभुज के साथ में और समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है इनके साथ में। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।